ये है विंस गिलिगन की दुनिया, ब्रेकिंग बैड के प्रीक्वल का पहला पन्ना, जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल। टाइमलाइन है साल 2002, यानी वॉल्टर वाइट की कहानी से 6 साल पहले। ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर विंस गिलिगन हमें सॉल गुडमैन के पास्ट में लेकर जाते हैं। हमें पता चलता है कि उनका असली नाम है जेम्स मैगिल, एक ऐसा लॉयर जो ना सिर्फ अपने केस फाइट करता है बल्कि अपने पास्ट, अपने भाई की नफरत और सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड से भी लड़ता है। उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है और साथ ही एक अकेलापन। सॉल गुडमैन के कलरफुल रूप को देखकर अगर आप उसे एक मस्त मौजी इंसान समझ रहे थे तो बेटर कॉल सॉल देखकर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। सीजन की शुरुआत एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश फॉरवर्ड से होती है, जहां सॉल गुडमैन, जो ब्रेकिंग बैड के इंसिडेंट्स के बाद जीन टकैविक नाम के अंडर रह रहा है, वो एक मॉल में सिनेबन की बेकरी मैनेज कर रहा है। उसे देखकर लगता है कि वो काफी डरा हुआ रहता है। हर पल पकड़े जाने का खौफ उसके सर पर मंडराता रहता है। रात को अकेला घर जाकर अपने पुराने सॉल गुडमैन के टीवी कमर्शियल्स कैसेट पर देखते हुए आंसू बहाता है। इसके बाद साल 2002 में स्टोरी फ्लैशबैक होती है। जिमी मैगिल, यानी सॉल का रियल नाम, वो अल्बकर्की, न्यू मैक्सिको में एक स्ट्रगलिंग पब्लिक डिफेंडर है। कोर्ट में 3 बदमाश कॉलेज स्टूडेंट्स को डिफेंड करते हुए उसकी वाट लग रही है, क्योंकि उन बच्चों ने एक कटे हुए सर के साथ अमेरिकन पाई जैसा गंदा वीडियो शूट करने का क्राइम किया था। जज के सामने ये ऑब्सीन वीडियो एविडेंस देखकर वो केस हार जाता है और जिमी को फीस भी कुछ खास नहीं मिलती। उसके पास पैसे की तंगी है। हर रोज कोर्ट हाउस पार्किंग से निकलते वक्त खुले पैसे ना होने पर उसकी बहस होती है एक एक्स कॉप पार्किंग अटेंडेंट से। ये है ब्रेकिंग बैड वाले माइक अर्मनट्रॉट। ऊपर से घर पर उसे अपने भाई चक मैगिल का भी ख्याल रखना पड़ता है। चक एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर था। उसने एक लीगल फर्म को फाउंड की थी। इसे HHM के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म है हैमलिन एंड मैगिल। हैमलिन के 2 हिस्से हैं और मैगिल का एक वक्त पर चक मैगिल एक बहुत ही खतरनाक लॉयर था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। आज भी सिचुएशन यही है, लेकिन अब एक अजीब बीमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी के चलते घर में बिना किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के रहता है। हावर्ड हैमलिन, यानी चक का फॉर्मर पार्टनर, चक को फर्म से बाय आउट करना चाहता है। वो मैगिल वाला हिस्सा खरीदना चाहता है, पर जिमी उस पर चिढ़ जाता है और डिमांड करता है कि चक की पार्टनरशिप की पूरी वैल्यू मिले। जिमी को एक पोटेंशियल बड़ा क्लाइंट मिलने की उम्मीद लगती है। काउंटी ट्रेजरर क्रेग केटलमैन और उसकी वाइफ बेट्सी पर $1.6 मिलियन का फंड इधर उधर करने का आरोप है। जिमी उन्हें अपना क्लाइंट बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केटलमैन कपल आखिर HHM यानी हावर्ड की फर्म को हायर करता है। क्योंकि वो जिमी को छोड़कर HHM की तरफ जाते हैं, तो जिमी एक प्लान बनाता है। वो अपने तिकड़मबाजी वाले प्लान्स को स्लिपिंग जिमी के नाम से बुलाता है। 2 लोकल स्केटबोर्डर्स भाइयों लार्स और कैल की मदद से एक नकली एक्सीडेंट स्कैम रचता है। प्लान के मुताबिक मिसेस केटलमैन की गाड़ी इन स्केटबोर्डर्स में से एक को टक्कर मारेगी। फिर जिमी हीरो बनकर अचानक सामने आ जाएगा। उन्हें लगेगा कि वो एक बड़े लीगल खतरे से बच गए, जिससे केटलमैन फैमिली पर इंप्रेशन जम जाएगा। लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। लार्स और कैल गलती से गलत गाड़ी को टारगेट कर देते हैं। जिस गाड़ी को ये दोनों फॉलो करते हैं वो एक्चुअली एक बूढ़ी औरत की है, जो गैंगस्टर टूको सलामैंका की ग्रैंड मदर निकली। दोनों स्केटबोर्डिंग स्कैमर्स उस ग्रैंडमा का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचते हैं और पैसे के लिए झगड़ा शुरू करते हैं। तभी सामने टूको सलामैंका खुद गन लेकर आ जाता है। टूको, जो एक डेंजरस गैंगस्टर है, अपनी एबिलिटा से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। गुस्से में वो लार्स और कैल को गन पॉइंट पर किडनैप करके अपने घर के अंदर घसीट लेता है। थोड़ी देर बाद जिमी भी उन स्केटबोर्डर्स को ढूंढते ढूंढते उसी घर पर पहुंचता है। अभी जिमी सिचुएशन समझ पाए उससे पहले ही दरवाजा खुलता है और टूको उसको भी गन पॉइंट पर खींच के अंदर ले जाता है। यहीं पर बेटर कॉल सॉल के सीजन 1 का पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 में टूको ने जिमी और स्केटबोर्डिंग ट्विंस को अपने घर में बंद कर रखा है। पता चलता है जिस बुजुर्ग की गाड़ी इन स्केटबोर्डर से टकराई थी वो टूको की दादी है। टूको इन दोनों भाइयों की बेवकूफ़ी से बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने उसकी ग्रैंडमा से पैसे मांगे। उसको लगता है कि ये उसकी फैमिली की बेइज्जती है। जिमी जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करता है, समझाता है कि ये सब गलत आइडेंटिटी की वजह से हुआ है। पहले तो टूको नहीं मानता और लार्स घबरा कर जिमी का नाम लेकर उसको मास्टरमाइंड बता देता है। इस पर टूको जिमी को भी रेगिस्तान में ले जाकर गोली मारने की धमकी देता है। टूको के साथ उसका राइट हैंड मैन नो डोज और एक एसोसिएट नाचो वार्गा भी हैं। टूको तीनों को गाड़ी में डालकर अल्बकर्की के बाहर सुनसान रेगिस्तान एरिया में लेकर जाता है। रेगिस्तान के बीच टूको डिसाइड करता है कि तीनों यानी जिमी और दोनों भाइयों को खत्म कर देना चाहिए। जिमी खुद को लॉयर बताकर अपनी जिंदगी की पिच देता है। नाचो भी टूको को समझाता है कि एक लॉयर को मारना समझदारी नहीं होगी, इनके ऊपर पुलिस की बहुत ज्यादा अटेंशन आ जाएगी।
टू को मान जाता है और जिमी की जान बख्श देता है, लेकिन लार्स और कैल ने उसकी दादी को गाली दी थी, इसीलिए उन्हें सजा देना जरूरी होगा। टू को शुरू में उन दोनों को मारने वाला था, पर जिमी अपने नेगोशिएशन स्किल्स यूज करके टूको को कन्विंस कर लेता है कि जान के बदले एक एक टांग तोड़ दो, ताकि क्राइम के हिसाब से सजा फिट बैठे। टूको इस डील को मानकर अपने राक्षस वाले अंदाज में खुद दोनों भाइयों की एक एक टांग तोड़ देता है। जिमी की चालाकी भरी बातों से उसकी जान बच जाती है और साथ ही उन दो भाइयों की भी, पर बेचारे स्केटर ट्विंस को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। कुछ दिन बाद जिमी की मुलाकात अलग से नाचो वार्गा से होती है। नाचो जिमी से इम्प्रेस्ड है। वो बताता है कि उसे पता है केटलमैन फैमिली ने $1.6 मिलियन छुपा कर रखे हैं और वो ये पैसे चुराना चाहता है। नाचो जिमी को ऑफर देता है कि अगर वो उसकी मदद करे लोकेशन बताने में, तो केटलमैन के करप्शन से कमाए पैसे का एक हिस्सा उसको भी मिलेगा। जिमी ये क्रिमिनल ऑफर फौरन रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि भाई मैं क्रिमिनल नहीं लॉयर हूँ। नाचो जाते जाते अपना नंबर देकर बोलता है, जब तुम्हें समझ आए कि तुम गेम में हो कॉल कर लेना। नाचो मानता है कि जिमी गेम में है। यहाँ पर गेम का मतलब क्राइम की दुनिया है। ये सुनकर जिमी थोड़ा हैरान है, पर वो अपनी लाइन पे कायम रहता है। वो अभी तक सीधा रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तिकड़मबाजी वाले प्लान्स जरूर बनाता है। खुद को स्लिपिन जिमी भी कहता है, लेकिन मानता नहीं कि वो किसी तरह का क्रिमिनल है, क्योंकि उसने अभी तक कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। शुरू होता है एपिसोड 3। शुरुआत में ही एक फ्लैशबैक है। कुछ साल पहले सिसरो में स्लिपिंग जिमी अपने पुराने अंदाज में स्कैम्स कर रहा था, जब एक शिकागो सनरूफ प्रैंक के चक्कर में जिमी को जेल जाना पड़ता है। चक उसकी बेल करवाने आता है। चक यानी जिमी का बड़ा भाई उससे प्रॉमिस करवाता है कि अगर वो उसकी अभी मदद करेगा तो आगे से वो अपने सारे चालबाजी वाले काम छोड़कर सीधा रास्ता अपना लेगा, यानी नो मोर स्कैम्स, सिर्फ एक ईमानदारी भरी नौकरी। जिमी मजबूरन ये वादा करता है और चक उसको अल्बुकर्की ले जाने की तैयारी करता है। साल 2002 की प्रेजेंट टाइमलाइन में जिमी फिर भी कुछ तिकड़मबाजी वाली स्कीम्स बनाता है। वो अब भी चाहता है कि केटलमैन फैमिली उसको अपना लॉयर बनाकर रख ले। उसे अंदाजा है कि नाचो अब केटलमैन्स के पैसों के पीछे पड़ गया होगा। रात में जिमी नोटिस करता है कि नाचो अपनी वैन में बैठा केटलमैन के घर की सर्वेलेंस कर रहा है। जिमी को केटलमैन पर खतरा मंडराता दिख रहा है। वो फौरन एक पेफोन से अनोनिमस कॉल करके केटलमैन फैमिली को वार्न करता है, डेंजर है, भाग जाओ, सावधान हो जाओ। अगले दिन तक केटलमैन फैमिली गायब हो जाती है। उनके घर की हालत ऐसी होती है जैसे रात को यहाँ किडनैपिंग हुई होगी। बच्चों के खिलौने बिखरे हैं, एक रस्सी जैसी चीज पड़ी है जिससे शायद किसी को बांधा गया था। पुलिस को उनके पड़ोसी ने बताया था कि रात में यहाँ पर एक वैन दिखी थी। ये सुनकर पुलिस नाचो वर्गा को सस्पेक्ट समझ लेती है, क्योंकि उसी के पास इस कलर की गाड़ी थी। नाचो अरेस्ट हो जाता है। वो अब कस्टडी में है और जिमी पर शक कर रहा है। जिमी को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। दिखाया जाता है कि एंट्रेंस पर फिर माइक से उसकी झिकझिक होती है। नाचो जिमी को अक्यूज करता है कि उसने ही केटलमैन्स को टिप ऑफ करके उसका प्लान खराब किया। वो धमकी देता है कि अगर एंड ऑफ द डे उसको जेल से नहीं निकाला तो वो जिमी को छोड़ेगा नहीं। जिमी के तोते उड़ जाते हैं। अब उसके पास वक्त कम है नाचो की जान बचाने का और अपनी भी। वो केस को अलग नजरिए से देखना शुरू करता है। उसको कुछ अजीब लगता है, अगर किडनैपर नाचो नहीं तो केटलमैन्स खुद कहीं गायब हुए हैं अपने ही पैसे लेकर। जिमी कोर्ट हाउस पार्किंग लॉट में माइक से गुफ्तगू करता है, जहां माइक हल्की सी हिंट देता है कि कभी कभी लोग खुद को किडनैप होने का नाटक करते हैं ताकि पैसे लेकर भाग सकें। ये सुनकर जिमी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। जिमी अकेला ही रात के अंधेरे में केटलमैन फैमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उनके घर के पीछे वाली पहाड़ियों की तलाशी करता है। कुछ दूर झाड़ियों में उसे कैंप साइट नजर आती है। अचानक एक बच्ची की आवाज आती है, मॉम देयर इज अ मैन आउटसाइड। जिमी टॉर्च जलाता है और देखता है कि पूरी केटलमैन फैमिली अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में छुपी बैठी है, अपना चोरी किया हुआ $1.6 मिलियन लेकर। बेट्सी केटलमैन एक डफल बैग भर पैसे लेकर बैठी होती है। जिमी के फाउंड यू कहते ही वो घबरा जाती है। बेट्सी झट से चिल्लाती है, वी आर नॉट किडनैप्ड, हम खुद यहाँ आए हैं। जिमी समझ जाता है कि इन्होंने खुद अपनी किडनैपिंग का नाटक रचा है ताकि लीगल एक्शन से बच सकें। यहाँ पर वो शौक में जिमी पर चिल्लाती है और पैसे वाला बैग उसके मुंह पर मारने की कोशिश करती है। कहती है, वी हैव मनी। इस तरह एपिसोड 3 एंड होता है जिमी के केटलमैन फ्रॉड एक्सपोज करने के साथ। शुरू होता है एपिसोड 4। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिमी अपने पुराने दोस्त मार्को के साथ सिसरो के एक बार में कॉन कर रहा है। सिसरो जिमी का होम टाउन है। दोनों मिलकर एक आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक नकली रोलेक्स घड़ी का ड्रामा करके ये स्लिपिंग जिमी का क्लासिक स्कैम है, जहां वो लूटने वाले को ही लूट लेता है। ये फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि साजिश और चालबाजी जिमी शुरू से ही करता आ रहा है
और वो इसमें कितना एक्सपर्ट था। अब प्रेजेंट यानी साल 2002 में जिमी ने केटलमैन फैमिली को जंगल में पकड़ तो लिया, पर वो उनके सीक्रेट का फायदा भी उठाता है। क्रेग और बेट्सी को पता है कि अब उनकी पोल खुल गई है। जिमी उनको मनाता है कि चुपचाप घर वापस चले जाएं और ये किडनैपिंग का नाटक खत्म करें। केटलमैन्स बदले में जिमी को $30,000 फीस के नाम पर रिश्वत देते हैं ताकि वो उनके $1.6 मिलियन के स्टोलन फंड्स का जिक्र किसी से ना करें। जिमी ये $30,000 हश मनी के नाम पर रख लेता है, यानी कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। जिमी वापस जाकर फिर नाचो को जेल से छुड़वाता है क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि नाचो बेकसूर था। वो जेल से बाहर आते ही काफी टेंशन में है। हालांकि वो जिमी से नाराज है, पर कम से कम अब उस पर से किडनैपिंग का इल्जाम हट चुका है। अपने पास आए $30,000 को जिमी स्मार्टली इन्वेस्ट करता है। अब वो HHM फर्म और हावर्ड से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसका क्लाइंट छीना। जिमी एक बिलबोर्ड एड बनवाता है जिसमें वो खुद हावर्ड हैमलिन की तरह सूट बूट पहनकर हैमलिन स्टाइल में पोज करता है। बिलबोर्ड का डिजाइन भी HHM के लोगो जैसा होता है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये HHM से रिलेटेड है। इस कॉपीकैट एड स्टंट से हावर्ड चकमा जैसा महसूस करता है। HHM के लॉयर फौरन उसे नोटिस भेजते हैं और सिटी जिमी को मजबूर करती है कि ये बिलबोर्ड हटा दिया जाए। बिलबोर्ड उतारने के लिए एक वर्कर जब उस पर चढ़ा होता है, जिमी अपनी नेक्स्ट चाल चल देता है। पब्लिसिटी के लिए वो एक नाटक सेट करता है। जिमी पहले लोकल न्यूज़ को टिप देता है कि वो बिलबोर्ड के साथ इनजस्टिस हुआ है। मीडिया कवर करने आती है। फिर जब वर्कर बिलबोर्ड उतार रहा होता है, वो जानबूझकर लटक कर गिरने की एक्टिंग करता है। जिमी हीरोइकली एक्ट करता है, भाग कर जाकर उस आदमी को बचा लेता है इससे पहले कि वो गिरे। ये सब ड्रामा कैमरे पर कैप्चर होता है और लोकल न्यूज़ में वो एक हीरो लॉयर बन जाता है। कहानी वायरल हो रही है। जिमी का प्लान कामयाब रहता है। हावर्ड जहां चाहता था कि जिमी को नीचा दिखाए, वहीं अब जिमी को फ्री मीडिया कवरेज मिल जाती है। इस बिलबोर्ड रेस्क्यू स्टंट से जिमी को नए क्लाइंट्स भी मिलने लगते हैं। जिमी ये स्कैम खामोशी से करना चाहता था। जिमी की ये पूरी प्लानिंग और मीडिया कवरेज उसके बड़े भाई चक तक पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में जिमी की फोटो के साथ हीरोइक लॉयर वाली खबर छपी हुई है। चक ये देख लेता है, वो शॉक हो जाता है। उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी है, पर फिर भी इतना परेशान हो जाता है कि वो बिना सोचे बाहर जाकर पड़ोसी का न्यूज़पेपर उठाकर ये स्टोरी पढ़ता है। पड़ोसी को चक की ये हरकत अजीब लगती है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। सुबह चक की पड़ोसन को कल रात के अखबार चोरी होने की रिपोर्ट देनी होती है। वो समझती है कि कोई अजनबी उनका पेपर उठाकर ले गया। उन्हें नहीं पता था कि ये चक ने किया है। पुलिस चक के घर इन्वेस्टिगेट करने पहुंचती है। अंदर का सीन देखकर पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद, हर जगह स्पेस ब्लैंकेट्स। उन्हें शक होता है कि कहीं ये बंदा मैथ लैब तो नहीं चला रहा। एक तरह से ब्रेकिंग बैड का रेफरेंस है। चक घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती। एक ऑफिसर चक को टेजर गन से शॉट कर देता है, जिससे चक बेहोश होकर गिर जाता है। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ हर जगह मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। डॉक्टर्स को चक की बीमारी की असलियत समझ में आ जाती है। वो कहते हैं कि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, मेंटल इशू है। डॉक्टर जिमी को सजेस्ट करती है कि चक को साइकियाट्रिक फैसिलिटी में कमिट करना चाहिए, जिससे उनका ट्रीटमेंट सही से हो सके। जिमी अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव है। वो ये बात टाल देता है और मना कर देता है। वो चाहता है चक घर वापस जाए और खुद को नॉर्मली हैंडल करे। जिमी ये भी इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल चक के मेडिकल चार्ट में नो एलर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात ना लिखे, क्योंकि उससे चक की रेपुटेशन खराब हो सकती है। आखिर में जिमी चक को घर ले जाता है बिना मशीन्स के ट्रीटमेंट के, जैसा कि चक चाहता था। दूसरी तरफ जिमी को अपने बिलबोर्ड स्टंट की वजह से बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अजीब हैं। कोई बूढ़ा आदमी अपने आप को US से अलग करके अलग देश बनाना चाहता है और जिमी से मदद मांगता है। कोई और अपनी इन्वेंशन टोनी द टॉयलेट बडी के नाम से पेटेंट करवाना चाहता है। उसी तरह से कोई शख्स अपने पड़ोसी पर बिना किसी बात के केस करना चाहता है। ये सारे अजीब लोग हैं। इनसे मिलकर जिमी फ्रस्ट्रेट होता है, मगर उसे काम भी चाहिए। सिर्फ एक क्लाइंट है जिससे काम मिलता है, एक बूढ़ी औरत मिसेस सैंडरसन। वो चाहती है कि जिमी उसकी विल यानी वसीयत बनाए। वो अपनी पुरानी हमल फिगरीन कलेक्शन, जिनमें एक एल्पाइन शेपर्ड बॉय फिगरीन भी है, फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। ये छोटा सा एस्टेट का काम है, पर बूढ़ी औरत कैश में फीस देती है और जिमी के साथ अच्छे से पेश आती है। इस इंसिडेंट से किम वेक्सलर, जिमी की एक लॉयर फ्रेंड जो HHM में काम करती है, को एक आइडिया आता है। वो जिमी को कहती है कि तुम्हारी वाइफ सीनियर सिटीजन्स के साथ जमती है, क्यों ना तुम एल्डर लॉ में स्पेशलाइज करो। जिमी को ये बात क्लिक करती है। फॉर वंस उसको अपना नीश मिल जाता है। वो फौरन एक्शन लेता है।
नर्सिंग होम्स में जाकर फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता है। एल्डर्स के लिए नीड अ विल, कॉल मैगिल, इस तरह की टैगलाइंस के साथ कपकेक्स और जेलो कप्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। अपने स्टाइल को सीनियर फ्रेंडली बनाने के लिए जिमी टीवी के पुराने लॉयर कैरेक्टर मैटलॉक जैसा सफेद सूट पहनता है ताकि बुजुर्ग क्लाइंट्स को लगे ये उनके दोस्त जैसा है। इस तरह जिमी की एल्डर लॉ प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू होने लगती है। उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न आता है। वहीं माइक एरमंट्रॉट की साइड स्टोरी चल रही है। फिलाडेल्फिया के 2 डिटेक्टिव्स अल्बुकर्की पहुंचते हैं और माइक को घर तक फॉलो करते हैं। पता चलता है कि माइक पहले फिली पुलिस में था और उसके बेटे की मौत के सिलसिले में ये ऑफिसर्स सवाल जवाब करना चाहते हैं। एपिसोड माइक के पर्सपेक्टिव से एंड होता है, जहां वो अपने दरवाजे पर खड़े उन फिली कॉप्स को देख रहा है। ये हिंट है कि अगली कहानी माइक के पास्ट के बारे में होगी। आगे की कहानी पार्ट 2 में। वैसे अगर आप वॉचरोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। होम पेज पर जाकर ज्वाइन बटन पर टैप करके मौजूद अलग अलग टियर्स में से कोई भी एक टियर अपने लिए चुन सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में Amazon पे शॉपिंग का एक अफिलिएट लिंक दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो वॉचरोस को छोटा सा कमीशन मिलेगा। बाय।